अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं कुछ मुल्की मसाइल के हवाले से और उसके अलावा बात होती है कुछ ऐसे मामलात और मसाइल की जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी के साथ है। और आम आदमी का मसला क्या हो सकता है? पीने का साफ़ पानी उसे मैसर नहीं है। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से आजकल सबसे ज़्यादा पैगामात आ रहे हैं कि इसके ऊपर बात कीजिए, और साथ में लोग ये भी कह देते हैं कि जब आप इतनी बात करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। बिल्कुल दुरुस्त है जी, इसका नतीजा तो वाकई कुछ नहीं निकलने वाला, लेकिन अपने प्रोग्राम के ज़रिए कम से कम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। और जनाब, इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होती है। मुख्तसर वक्त में कोशिश करते हैं कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ ऐसे मुल्की मामलात थे जो मुशाहिदे में आए जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ज़राअत के हवाले से। जो कल एक कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी अहम शख्सियात उसमें शामिल रहीं। यकीनन ये वक्त की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि माजी करीब में इस तरह की ना जाने कितनी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हुई और ये उम्मीद एक हो चली थी कि वाक़तन जो हुकूमत मौजूद है वो इन मामलात को हल करने में संजीदा है। मिसाल के तौर पे एक किसान को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए ताकि मुल्क के जो ज़राअत का शोबा है उसको तरक्की मिले। अब शहर में रहने वाले यकीनन उनके लिए मौजू ऐसा है, उनको शायद कोई इसमें ख़ास दिलचस्पी ना हो। बात बिल्कुल सही है, समझ में आती है कि ज़ाहिर है उनका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुल्क की जो मईशत है उसको इससे एक बड़ा सहारा है। और एक लफ्ज़ गुज़िश्ता रोज़ इस्तेमाल किया गया उस तकरीब के अंदर की रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी तो अब खैर ज़राअत नहीं है, वो तो यही शोबा है खिदमात का जिसके ज़रिए आप सबसे ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं, टैक्सेस के ज़रिए लोगों की जेबों से निकलवाते हैं। तो रीढ़ की हड्डी तो बेसिकली अब इसको नहीं कहा जा सकता। तो खिदमात का शोबा यकीनन आपकी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ज़राअत के हवाले से अगर बात करें तो यकीनन बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हमारे खुद साख्ता पैदा किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे गंदम एक ऐसा स्टेपल फूड हमारा है जिसके अंदर गुज़िश्ता सालों में हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार करते थे, लेकिन अब सूरत हाल उससे यकसर मुख्तलिफ है। अब सूरत हाल ये है कि हमें अपने पड़ोसी ममालिक से उसको मंगवाना पड़ता है, उसके ऊपर हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मुल्क का जो ज़र मुबादला है वो बड़ा इसके ऊपर ख़र्च किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि जो बहुत सारे ऐसे अजनास हैं जो पहले हम खुद कफ़ील हुआ करते थे, आज हमें उनको मंगवाने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ अब तो मामला इससे भी आगे जा चुका है जहाँ पर हम फल और सब्ज़ियाँ भी दीगर ममालिक से मंगवा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो ज़राअत कहाँ गई जिसको आपने दरसी किताब में पढ़ा था, माशरती उलूम की किताब में। किताब तो माशरती उलूम की थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान के बारे में लिखा था, ज़राअत के बारे में लिखा था कि इतनी हमारी पैदावार है और हम इतने खुद कफ़ील हैं, और ना जाने क्या क्या ऐसी बातें लिखी थी। तो वो सारे मामलात कहाँ अचानक से चले गए और कैसे वो ख़त्म हो गए। तो जनाब, सूरत हाल यही है। बहुत सारे मामलात को एड्रेस किया गया, बड़ी अच्छी बात है। पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, क्या हमें इस बारे में नहीं इल्म कि जो ज़रई ज़मीनें हैं किस तेज़ी से रिहायशी इलाक़ों में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में उनको तब्दील किया जा रहा है, नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, और इनके पीछे कौन लोग हैं। चलिए, लोगों को अगर छोड़ भी दें तो ये जो जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं उनकी अप्रूवल कौन दे रहा है? क्या किसी और मुल्क से अप्रूवल लेकर वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? इस मामले के ऊपर तो कोई बात नहीं की गई। दूसरी तरफ ये कि अपनी तरजीहात को पहले सेट किया जाए। गंदम के हवाले से मैं देख रहा था, अभी जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगाए गए हैं वो भी एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि आप जो है वो गंदम को अभी फार्मर्स ना बेचें मार्केट के अंदर, इसकी प्राइसेस सही आपको मिल जाएंगी, थोड़ा सा वेटेंसी पे रखें। बहरहाल ये सारी बातें हैं।
इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इन मामलात को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और अमलन करने की ज़रूरत है। ये महज बयानात से मामलात हल नहीं होंगे, ख़ास तौर पे मौशी मामलात। उसके लिए एक पॉलिसी वज़ा करने की ज़रूरत है। जिससे पहले हुकूमत में भी हम यही सवाल करते रहे, उनसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं था। सिर्फ सवाल यही होता रहा कि वो जो मौशी प्लान जिसका वो तस्करा करते थे अपने मैनिफेस्टो में, तकारीर के अंदर, वो आखिर कहाँ है। और यही सवाल इस हुकूमत के लिए और शायद आने वाली अगर कोई हुकूमत हुई तो उससे भी सवाल यही होगा। बहरहाल इन मामलात पर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, ना सिर्फ मुल्की ज़राअत के हवाले से बल्कि मुल्क की जो अमूमी जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी सुबह के वक्त गुफ्तगू करेंगे। हमारे बड़े ही मोहतरम और बहुत ही ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। न सिर्फ ये कि इकोनॉमी को समझते हैं बल्कि इसके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं। और ख़ास तौर पे जो एक आम आदमी का मसला है और ज़राअत के हवाले से ख़ास तौर पे जो छोटे काश्तकार हैं उनके क्या मसाइल हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान में रहने वाले शायद बहुत सारे लोगों को ये इल्म ही ना हो कि पैदावारी सलाहियत बलूचिस्तान की क्या है और वहाँ की जो ज़मीन है कितनी ज़रख़ेज़ है। और ये भी फलों के हवाले से मैं बात कर रहा था। मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कौन कौन से ऐसे फल हैं जो बलूचिस्तान में हमारे काश्त किए जाते हैं, जो पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं, लेकिन हमें शायद उसके बारे में इल्म ना हो। इसके अलावा और बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू होगी। जनाब मोअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार शौकत पोपलज़ई साहब प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम के, और उनको आज हमने मदऊ कर रखा है। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर गुजारिश ये है कि ये ज़रा गुफ्तगू को ज़राअत से ही शुरू किया जाए। मैं बलूचिस्तान के ऊपर अगर ब्रीफिंग देना शुरू करूँगा शायद प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। फलों के हवाले से हमारी जो फ्रूट बास्केट है ना, वो शायद बलूचिस्तान है। वो जिस क्वालिटी की डेट्स और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो पैदा होते हैं, शायद बहुत सारे लोगों को इल्म ना हो, लेकिन हमने उसको स्पॉइल किया है। मैं बड़ी माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। हमने उस पोटेंशल के ऊपर हमने काम नहीं किया, उसकी डिस्कवरी के लिए हमने कुछ नहीं किया, फैसिलिटेट नहीं किया गया। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री की अगर बात करें तो वहाँ भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जैसे मैंने अभी इंट्रो के अंदर तस्करा किया कि ये बहुत सारे मामलात थे कि ज़राअत को आप प्रमोट कर सकते थे, कभी वो आपकी बैकबोन हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नज़र नहीं आता। मैं चाहूँगा सर ज़रा इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की जाए कि क्या क्या मामलात रहे जिनको आप समझते हैं जिसकी वजह से हम आज इस सूरत हाल का सामना हमें फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, एक तो प्रूवन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ओवरऑल, और मैं आपने बलूचिस्तान सूबे की ज़िक्र किया, तो बलूचिस्तान की सूबे की जो 67% ऑफ इकोनॉमिक्स है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। जी। अब वो उसकी नेग्लिजेंस गवर्नमेंट की ले लें या लोकल लोगों की अपनी भी नेग्लिजेंस हो सकती है, वो उस तरीके से डेवलप नहीं कर सकी। अब पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर जो है वो बड़ा मैकेनाइज्ड फॉर्म पे उस पे काम हो रहा है। मॉडर्न फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, सीड रिसर्च के ऊपर डेवलपमेंट होती है, लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं हुआ। और फिर आपने फ्रूट का जिक्र किया, तो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा नॉर्थ जो है इट इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स, और ऐसा ऐसा फ्रूट है जिसकी फॉरेन डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब मैं नेचुरली मुल्क का वो फ्रूट है तो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट जितनी कंसंट्रेशन और अटेंशन मैंगो को देती है, अगर गवर्नमेंट इतनी अटेंशन बलूचिस्तान में एप्पल को दे और ग्रेप्स को दे तो बड़ी हाई क्वालिटी और नेचुरल हैं। अभी तक वहाँ साइंस एंटर नहीं हुई, उसको इम्प्रूव नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे याद है कि कोई 15-20 years बिफोर फ्रांस हैज़ टेकन अ वेरी कीन इंटरेस्ट कि वो उन्होंने कहा बलूचिस्तान की ज़मीन जो है ये क्वेटा और अप नॉर्थ बड़ी फर्टाइल है, एंड दे वांटेड टू ग्रो एप्पल्स जो उनके पास हाई क्वालिटी एप्पल्स हैं। तो ये नेग्लिजेंस तो गवर्नमेंट की है। आपने जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उनको अप्लाई नहीं किया। आपने कहा जी इंडस्ट्रियलाइजेशन करें जी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपके जो रिसोर्स है उसकी बेस पे होनी चाहिए। अब बलूचिस्तान में आपके पास कोल्ड रिसोर्स होना चाहिए, स्टोरेजेस, आपके पास फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट्स होने चाहिए, सबसे ज्यादा। तो ये इंडस्ट्री है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन है होना चाहिए कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन दूर जगह एक्सेस टू मार्केट होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के इदारों का काम है। मैं अफसोस से आपको बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट का एक अदारा है
जिसको पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो बोलते थे, अब TDAB बोलते हैं, ट्रेड जी डेवलपमेंट जी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, दे मिजरेबली फेल्ड, दे हैव नो अटेंशन, दे हैव नो इंटरेस्ट कि वो बलूचिस्तान की एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें, बिल्कुल नहीं। भाई ठीक। बहुत पहले उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि जी हम बहुत बड़े कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे, हम बहुत बड़े प्रोसेसिंग एप्पल प्रोसेसिंग ग्रेडिंग प्लांट लगाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। और मज़े की बात है, आपने एक फल का जिक्र किया, डेट्स का, तो बलूचिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पे है वर्ल्ड में डेट प्रोड्यूसिंग एरिया, जी तुर्बत और पंजगूर, और वहाँ पे 85 वैरायटीज निकलती हैं। जी तो उनको प्रोसेसिंग लगाना, जी प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग प्लांट लगाना, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी पैकेजिंग, और वो अनफॉर्चुनेटली पहले भी मैं जिक्र करता रहा हूँ कि वो सारा स्मगल हो जाता है जी ईरान और इराक, जी फिर वहाँ से प्रोसेस होके खुद पाकिस्तान में आता है, हम लोग भी जी पहचानते हैं उस फ्रूट को। जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक गवर्नमेंट ने, चलें आप गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती तो प्राइवेट सेक्टर को आप आगे लाएं। करें। अभी 2 बैंक्स हैं, हबीब बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फ्रंट पे रखा है कि जी आप बलूचिस्तान की एग्रीकल्चर को देखें, तो अभी तक कोई विजिबली उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर आपका ज़रूरी तरक्याती बैंक है जो किसी ज़माने में ADBP होता जी है, जी एग्रीकल्चर, उनकी बिल्कुल ना होने के बराबर इनपुट है, कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल बलूचिस्तान के ऐसे ही। अंदर। उनसे पूछें कि जी आप फाइनेंसिंग क्यों नहीं करते, जी बलूचिस्तान में हमें प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स तो पूरे पाकिस्तान में है, सिर्फ वहाँ तो नहीं है। जी आप मैकेनिज्म ऐसा बनाएं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जी तो ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं और वो कंट्रोल से बाहर है। तो आप अगर वो इदारे प्रोविंशियल इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तो आपको फिर ये कहाँ से डेवलपमेंट मिलेगी? मैं यही फॉरेन सवाल करता हूँ जी। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जी जी वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, किसी ज़माने में कुवैत फंड बड़ा एक्टिव था इस मामले में। तो उनके देखिए फेडरल गवर्नमेंट के पास आती है रिक्वायरमेंट, जी और फेडरल गवर्नमेंट डाइवर्ट करती है, अब फिर ये प्रोविंशियल इंटरेस्ट की बात आ जाएगी, उनकी प्रायोरिटीज दूसरे सूबे आ जाते हैं, बलूचिस्तान नहीं आता। तो दे हैव टू सेट द प्रायोरिटीज, दे हैव टू सेट द पॉलिसीज, और वो डायरेक्शन उस पे जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर आपको एक्सपोर्ट में भी बड़ा फायदा देगा। बिल्कुल देगा। हमारे यहाँ तो एक्सपोर्ट का मतलब ये है, फ्रूट्स को अगर एक्सपोर्ट करते हैं कि वो एज इट इज़ पेड़ से निकाल कर उसको भेज दिया जाए। जैसे अभी आपने प्रोसेसिंग जोन्स की बात की है, तो हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। और अगेन मैं गुज़िश्ता रोज़ भी जब ये सारी कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि बड़ा अच्छा फील हो रहा था कि चले एग्रीकल्चर के ऊपर बात होती है तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अगेन आई रिपीट दिस वर्ड। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? और ख़ास तौर पे आपने जो बैंकिंग का तस्करा किया, जो आपका ज़रूरी तरक्याती बैंक है, क्या इनपुट उसका है? प्लस ये कि दूसरी तरफ मैं जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन देखता हूँ, उसको देख के तो नहीं लगता कि वो किसी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ना आपके पास प्लान है, ना विजन है, ना आपके पास पॉलिसी है। आप महज अल्फाजों से तो मेरा ख्याल है काम नहीं चल सकता। चलें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन की तरफ आएँ। अब सिचुएशन ये है कि आपको जब एक रिलीफ मिलता है, वहाँ से गो थ्रू मिलता है, आपकी इकॉनमी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। और जब वहाँ से गो थ्रू नहीं मिल रहा था तो सारी चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हो गई थी। आपको लग रहा था वी वर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, हर तरफ यही बात हो रही थी। ये सिचुएशन है क्या कि ये इतनी बड़ी जो एक कंट्री है, 222 23 मिलियन से ज़्यादा लोग अगर हैं, तो इनका क्या फ्यूचर है? वो इसी के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे कि कर्जा मिलेगा तो मामला चलेंगे? ये कहाँ है सेल्फ रिलायंस? ये कहाँ है हमारा पोटेंशियल? ये कहाँ है पोटेंशियल डिस्कवरी? सर मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा कीजिए। यासर भाई एक चीज़ मैं बताऊँ बड़ी इंपॉर्टेंट, वो हमारे यहाँ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़ा इम्बैलेंस है। तो माइक्रो इंडस्ट्री जो है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो को सपोर्ट करती है। जी अब मैक्रो को प्राइमरीली गवर्नमेंट बैक करती है। गवर्नमेंट कैसे बैक करती है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जी प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, और इस तरह के बहुत से मामलात हैं। लेकिन गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, प्रेजेंट हो या प्रीवियस हो, दे मिजरेबली फेल्ड कि वो उसको एड्रेस करें, उस लेवल पे एड्रेस करें। तो अब होता क्या है कि जो ब्लैक मार्केट है वो एक्टिवेट हो जाती जी है। अब अफसोस से मैं बताना चाह रहा हूँ
कि बलूचिस्तान की जो बॉर्डर इकोनॉमीज हैं, ठीक है, वो इनफॉर्मल इकोनॉमीज, अब वो बलूचिस्तान में क्या कंट्रीब्यूशन करती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो उसको कौन करेक्ट करेगा? तो गवर्नमेंट करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो जब जहाँ करेक्शन नहीं हो रही, जहाँ इकोनॉमिक्स स्ट्रेट नहीं है, तो जब नेशनल इकोनॉमिक ट्रबल में आती है तो उन पे इम्पैक्ट जरूर जाता है, तो वो ऑलरेडी ट्रबल के अंदर मजीद ट्रबल में आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब रिसेंट केस के अंदर आप देखें कि जो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज जिस किस्म से फ्लक्चुएट हुआ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो क्लियर नजर आता है कि कहीं प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। बिल्कुल ठीक है। वेरी क्लियर वेरी इंडिकेशन, ट्रुथफुली बिल्कुल ऐसा ही कि कोई ना कोई पैसे बना रहा है जो खेल रहा है उसके खेल अंदर। रहा है। और गवर्नमेंट मजबूर थी, और कितने अफसोस की बात है कि एक फुल ऑफ रिसोर्स कंट्री, मतलब इंसान हमारे जैसा शख्स जब बाहर जाता है तो वो फिर शर्मिंदगी होती है उसको जी जी। कि एक फुल ऑफ रिसोर्स कंट्री जो है वो $1 बिलियन पे जंप कर रहा है कि हमें $1 बिलियन मिल जाए, ये हो जाएगा। और फिर जब मिल जाए तो फ्रॉम डाउन टू अप लीडरशिप जो है वो उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे हमें एक बहुत बड़ी चीज मिली, अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट इन लोगों ने करनी है, इन लोगों ने एड्रेस करनी है। एजेंडा इसका है पूरी कौम को एक्टिव, 22 करोड़ को इस मुल्क को चलाना है, वो 2000 ने नहीं चलाना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असेंबलीज में जो 2000 लोग बैठे हुए हैं सारी जी असेंबलीज में, उनका कोई रोल नहीं है, मैं ये हकीकत बता दूं। जी अगर उनको आपने बंदरबांट करनी है कि डेवलपमेंट फंड्स एलोकेट करने हैं और फिर उसके अंदर से कमीशनिंग चलनी है, तो फिर ये मुल्क ऐसा है, और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इससे वर्ष भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमें सोचने की ज़रूरत है। महज बहुत थोड़े लोग हैं, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है जिसका भी आपने तस्करा किया। इन लोगों को यकीनन अब इस बारे में इल्म है कि कौन प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा किसको हो रहा है, वो कौन सी क्लास है, वो कौन से लोग हैं जो इस सारी सिचुएशन से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म प्लान की बात मैं नहीं करता, मैं सिर्फ फायर फाइटिंग की बात करता हूँ। अब इसमें सबसे अच्छा वो है जो अच्छा फायर फाइटर है। अभी तक फायर फाइटिंग जो हो रही है उसमें आपको क्या लगता है, क्या इसका नतीजा निकलेगा? और फिर अभी ये फोरकास्ट करना कि आगे जाके नेक्स्ट ईयर में कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, कोई इकोनॉमिक प्लान आएगा, सरफेस होगा, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद जो चैलेंजेस आएंगे वो एक अलग सब्जेक्ट है। अभी सिचुएशन क्या नज़र आती है? फायर फाइटिंग जो हो रही है, मुतमईन है, सही काम हो रहा है? देखिए, कुछ चीज़ें तो मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं ठीक बोलना है। चाहूँगा लेकिन जी मजबूरी है, जी क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, जी इसलिए मैं बोल नहीं एग्जैक्टली। सकता। लेकिन जहाँ तक फायर फाइटिंग का ताल्लुक है, देखिए, आप गवर्नमेंट में अगर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में चले जाएं या फाइनेंस में चले जाएं, तो उनसे कहें कि जी मुझे अभी तक जितनी रिपोर्ट्स बनी हैं उनकी लाइब्रेरी घुमा दें आपको, ठीक है। आप वो रिपोर्ट्स देखें। वो जो सरकारी अफसरान आते हैं उन्होंने शायद उस पर उनको मट्टी भी नहीं सफा की होगी, वो हालत है। जी तो आप उसको क्या कर सकते हैं? मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस राइट। वो इतनी रिपोर्ट्स देते हैं, वो इतनी एडवाइजरी देते हैं, वो इतना आपको विजडम देते हैं, लेकिन क्योंकि आप समझते हैं अक्ल कुल आपके पास है और आपके जो शॉर्ट साइटेडनेस है वो एजेंडा है आपका, ठीक है। तो दैट इज अनफॉर्चुनेट। और पाकिस्तान में ये गारंटीड है, जब तक पॉलिटिशियन और एस्टेब्लिशमेंट इन इस्लामाबाद अगर उन्होंने ये समझा कि हम जो करेंगे वो करेंगे और ये इनका अवाम नास का कोई काम नहीं है, तो हम इससे भी वर्स्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इससे आगे कुछ कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब है। आप एक आपस में खेल रहे हो, लोग सिर्फ टीवी पे एंजॉय कर रहे हो कि उसने जुलूस निकाल दिया, उसने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे दी, और मुल्क की डेवलपमेंट की आप कोई बात ना करें, दैट्स अनफॉर्चुनेट। ये अभी फ्लड के हवाले से मैं देख रहा था, आपने इदारों की बात की, एक इदारा हमें याद आया कि जो एक मैसेज आपको मोबाइल के ऊपर सेंड करता है कि आपका फ्लड जो है वो आ रहा है, उसके लिए ये प्रिकॉशंस है जो आपने लेने हैं, हमने नहीं लेने। ये हमारे इदारों का काम। तो मैं ये चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी बात हो कि इससे पहले जो नुकसानात हुए हैं ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से, अब लोकल रिप्रेजेंटेटिव इस हवाले से बात नहीं करते जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के वहाँ पर हैं कि कितने नुकसानात इससे एक्चुअली हुए हैं। उसका क्लियर फिगर देना पड़ेगा, उसकी एस्टिमेशन होनी चाहिए।
फिर उसके लिए अभी वो बड़े मुश्किल फेज से निकले नहीं हैं, उसको अभी भी गो थ्रू कर रहे हैं। फिर ये कि मज़ीद अगर अभी फ्लड्स आ रहे हैं, डैमेजेस हुए, तो फिर हम कैसे सस्टेन करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। और अगर ये हमारी कंसिडरेशन में नहीं रहा मज़ीद, तो सिचुएशन तो और ज़्यादा हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर ट्रबलसम है। चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो। बिल्कुल होगा। वैसे बलूचिस्तान के रेफरेंस से मैं बताऊं कि अभी तक वी हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर्स डिजास्टर। वही मैं आपसे, वी हैव नॉट। उससे पहले कुछ साल पहले वहाँ अर्थक्वेक भी अर्थक्वेक आया, आबरान के अंदर आया था कि एग्जैक्ट। ड्रॉट आया जी बहुत ज्यादा। जी। तो वो बलूचिस्तान तो अभी तक ट्रबल में है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट एनडीएमए और पीडीएमए दोनों के प्रॉपर ऑडिट कराए तो आपको पूरे मुल्क की हालत पता चल जाएगी कि हम कहाँ पे हैं। वेरी वेरी सिंपल। वो जो परचेजिंग करते हैं आप उनसे पूछें उन्होंने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, जहाँ बोला डिस्ट्रीब्यूट किया उधर जाके पूछें कि आपको मिला या नहीं मिला, तो दूध का दूध पानी का नहीं, पानी इनका हो काम जाएगा। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या मैं तो ये समझ रहा था कि वो जो बड़ी मशीनरी है उसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया हो। अब लोकल गवर्नमेंट से अगर इसके बारे में पूछा जाए कि उन्होंने सिलसिले में क्या किया है, जो उनके पास डिपार्टमेंट मौजूद है, उसने जब अभी आपने बात ऑडिट की है, तो वो नज़र आना चाहिए, बजाय इसके कि आप राशन के थैले जो है वो बांट दें। ये एक अनफॉर्चुनेट है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर मज़ीद आपका इनपुट लूँ। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक में लेना चाहूँगा। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और ब्रेक जो है वो टी टाइम है, और टी टाइम के लिए जो बेहतरीन जोड़ है वो ज़ीरा प्लस है। चाय का वक्त आपका बड़ा ख़ास है, उसको मज़ीद ख़ास बनाता है ज़ीरा प्लस। पाकिस्तान का नंबर 1 ज़ीरा बिस्किट है, ज़रूर इसको ट्राई करें। ब्रेक पे जाएं, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करनी है। ब्रेक पे जाने से पहले मौशी मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार शौकत पोपल जही साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम बात कर रहे थे। सर, मैं बिना टाइम ज़ाया किए मैं टॉपिक की तरफ आऊँगा। कमर्शियल बैंक्स का बड़ा रोल होता है, जैसा भी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया। अब बड़ी अनफॉर्चुनेट है, हम क्या माइक्रो फाइनेंसिंग की बात करें, क्या फार्मर को फैसिलिटेट करने की बात करें। कल मैं सोच रहा था इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया जाए कि ये जो फार्मर है उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा। अब आपने बच्चे को फैसिलिटेट करने के लिए लैपटॉप दे दिया, बजाय इसके कि ये जो गैजेट्स हैं आप इनके ऊपर 2-2 लाख रुपए टैक्सेस ले रहे हैं, इसको आप ख़त्म करें ताकि आईटी को प्रमोट कर सकें। ना कि आपने अगर 20,000 30,000 लग से आपने 1 करोड़ लोगों को लैपटॉप दे दिया, ये तो मसले का हल नहीं है। तो ये प्लानिंग किस किस्म की है ये शॉर्ट टर्म? जी। ये अरे भाई अच्छा, आपने बड़ी वो पेनफुल नर्व पे हाथ रखा आपने। कमर्शियल बैंक के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, जी पहली जी। चीज़ अर्ज करूँगा कि नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, बिल्कुल ठीक नो है, डाउट अबाउट दैट। बिल्कुल, नो सेकंड थॉट। लेकिन इस फैक्टर को भी आप नहीं डिनाई कर सकते कि आपके पास नॉन टेक्निकल पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादती है। जी तो अगर आप ऑटोमेशन ले आते हैं, इंडस्ट्री ऑटोमेशन, बिजनेस ऑटोमेशन, हर जगह ऑटोमेशन, तो आप वो जो नॉन एजुकेटेड नॉन टेक्निकल पॉपुलेशन है उसको स्मार्ट बनाने से पहले कहाँ एडजस्ट करेंगे कि वो अपनी इकोनॉमिक्स चला सके। बिल्कुल ठीक है, ये गवर्नमेंट को सोचना है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ओवर नाइट चाहें कि ये बंदा स्मार्ट बन जाए और जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाने, जी तो जी। दैट इज नॉट पॉसिबल। यू नीड सम टाइम टू बिल्कुल ट्रेन देम। इसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बहुत जिम्मेदार है, बिल्कुल और ठीक है, उन्होंने बहुत से इदारे ऐसे बनाए हैं हुए फेल्ड मिजरेबली बिल्कुल कि ठीक वो है। अपनी मैंडेट को पूरा कर सके। ये दिस इज अनफॉर्चुनेट फैक्टर। तो इनको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप अपनी पॉपुलेशन को प्रिपेयर करें, स्मार्ट बनाएं। जी स्मार्ट मीन्स कि उनको टेक्निकल नो हाउ दें, उनको टेक्निकल एजुकेशन दें। अभी आप देखें सीपैक के अंदर चाइनीज जब आते हैं, या अब तो जो ट्रैक्टर या बुलडोजर्स आ रहे हैं उनके अंदर भी ऑटोमेशन है, उनके अंदर भी छोटे कंप्यूटर एग्जैक्टली, लगे बिल्कुल हुए हैं। ऐसा ही। तो हमारा जो ड्राइवर उस पर बैठाते हैं वो उसको बहुत टाइम चाहिए लर्न करने के लिए कि यार इसको मैं कैसे करूं, जी हाउ आई एम गोइंग टू रन दिस। जी तो अल्टीमेटली वो फॉरेनर जो है, जो उससे भी लो क्वालिफाइड है, जी उससे भी लो स्टैंडर्ड है,
वो इस पे रूल करता है, विच इज अनफॉर्चुनेट फैक्टर। बिल्कुल ठीक है। तो हमें अपनी कौम को, अपने लोगों को सेकेंडरी नहीं बनाना। जी जी वी नीड टू टेल देम कि वी आर रिसोर्सफुल नेशन, जी और हमारा हक है, और हम भी एक रैंक रखते हैं, हम इससे आगे निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये तो मेरे कलमात थे जो दूसरे में क्या अर्ज करना चाह। अब मैं आता हूँ बैंक्स पे। बैंक्स के ऊपर आइए। बैंक्स जो है वो एक बड़ा तकलीफ दे सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर। बहुत ये ज्यादा। वाइज सेक्टर है जिसने ब्लैक मार्केट को सपोर्ट किया। ये जो फॉरेन करेंसी इश्यूज बने, इसके अंदर बैंक्स जो हैं वो बहुत बड़े कल्प्रेट्स हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप एक ओपन मैंडेट ऑडिट कीजिए, इंटरनेशनल ऑडिट कीजिए, जी आपको सब दूध का दूध पानी का पानी निकल आ जाएगा। ये कैसे फाइनेंस करते हैं, किसको फाइनेंस करते हैं, कैसे प्रॉफिट मेकिंग होती, कैसे मनी मेकिंग होती। बिल्कुल ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक नींद की गोली खा के सो जाता है। ऐसा ही। दिस इज अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था दो बैंकों का हाल, वो आर सपोज टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर एंड दे हैव नन। आप उनसे पूछें आपने कौन सी एग्रीकल्चर सपोर्ट की, आपने किस किस्म की फाइनेंसिंग की। ठीक है, आपका काम है रिस्क लेना, आपका काम हलवा खाना नहीं है। आप कहें कि आपने 1 लाख रुपया दिया और एकदम वो वापस आके दे, अभी हमारी सोसाइटी वो ऑर्गेनाइज नहीं है। जी यू हैव टू लर्न दैट। तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। उस रिस्क में गवर्नमेंट को आप इन्वॉल्व करें। गवर्नमेंट के पास लॉ ऑफ द लैंड मौजूद है, जी वो उसमें रिकवर करके देंगे। नहीं होगा तो अपना क्वेश्चन दें, आपको गारंटी दें और पैसे दें, बिल्कुल ऐसी ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं। सो यू हैव टू बैलेंस इट। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हैज टू कम टू द टर्म्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंट्री। वो अगर अपने कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स वो ऐसे चलाएं जैसे न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में बैठे, या दुबई में बैठे, जी या जिनेवा में बैठे, नॉट पॉसिबल। दे हैव टू लैंड बैक। और कोई भी किसी भी बैंक का प्रेसिडेंट है, उसको लोकल होके काम करना होगा, लोकल इनपुट लेनी होगी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वो पूरी करनी होगी। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज मैं एक खुल के आपको बात बताता हूँ, इसमें कोई कबात नहीं है। मैंने यहां तक अपने एक चीफ मिनिस्टर को बोला था बलूचिस्तान में, क्योंकि हमारी मीटिंग हुई तो मैं बैंकों से सब तंग था, और मैं कहता था कि लोगों को कंप्लेंट्स हैं, दे आर नॉट सपोर्टिंग एग्रीकल्चर, दे आर नॉट सपोर्टिंग लाइफ स्टॉक, दे आर नॉट सपोर्टिंग फिशरीज, दे आर नॉट सपोर्टिंग माइन ओनर्स, not supporting the traders. Not even That's why consumer black finance. market is going बिल्कुल। on the border of Balochistan. मैंने कहा अगर ये नहीं करते, इनकी ब्रांचेस बंद कर दें आप। ठीक है। एंड काइंड ऑफ चीफ मिनिस्टर कि उन्होंने ऐसा किया। फिर स्टेट बैंक के गवर्नर आए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, लेकिन एंड पे कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट चेंज हुई, उन्होंने अपना ट्रेंड फिर चेंज कर दिया। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा गवर्नमेंट को, सिर्फ कहना नहीं है। आप इन घोड़ों को लगाम दे के रखें, खुला नहीं छोड़ें। जी बैंक्स में रेगुलर फीडबैक लें कि आप क्या कर रहे हैं मुल्क की नेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। पर्टिकुलरली जो रिमोट एरियाज हैं, जैसे बलूचिस्तान है, सिंध है, केपीके है, इवन पंजाब के बहुत से एरिया, उसमें आपकी क्या इनपुट है, हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग। अजहर भाई, एक बड़ी अफसोस कुन आपको बात बताता हूं आपको, दुनिया में हर बैंक, जी दुनिया में कोई बैंक ऐसा नहीं है जिसका रिसर्च हाउस ना हो। ना। आप पाकिस्तान में किसी बैंक का, शायद नेशनल बैंक का होगा या स्टेट बैंक का होगा, किसी का भी रिसर्च हाउस नहीं है। हम लोग एज अ बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम मेनी टाइम्स वी राइट टू द बैंक्स कि भी हमें इस मामले पे रिपोर्ट चाहिए, जी है ही नहीं, क्योंकि रिसर्च हाउस नहीं है उनका। नहीं। तो ये कौन देखेगा? ये तो गवर्नमेंट को देखना है। जी गवर्नमेंट को कौन सा थिंक टैंक है, कौन सी एडवाइजरी सपोर्ट गवर्नमेंट को मिल रही है प्राइवेट सेक्टर से? बिल्कुल ऐसा ही। दीज आर द इंस्टीट्यूशंस हु आर सपोज टू। अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ब्रोकरेज हाउस हैं, जी स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी रिपोर्ट्स टेलर्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट सर वो तो इंटरनेट से बनाई जाती है ना रिपोर्ट। इंटरनेट के अलावा अपनी मार्केट टेंडेंसी से उन्होंने क्लाइंट्स पकड़ने हैं, जी वो उनके मुताबिक खुश करने के लिए रिपोर्ट बनाई ग्राउंड पे तो कोई भी नहीं है वो रिसर्च तो आपको इसलिए थिंक authentic टैंक नहीं। चाहिए जी who could। अब आप हैरान कौन, और मैं बात बता दूं आपको, चाइना अलोन जी has 450 think tanks for CPEC only.
and about 4,000 think tanks for BRI, Belt and Road Initiative. yes. और वो उनकी इनपुट जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। जी गवर्नमेंट के इदारों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती इंफॉर्मेशन की, बट दीज इंस्टीट्यूशन दे सपोर्ट। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट को कौन सपोर्ट दे रहा है? आप किसी एमपी को पकड़ें, उसको इकोनॉमिक फिनोमेना सेक्टर्स पूछें, उसको पता ही नहीं होगा। नहीं पता। आप एमएनए को पूछें, वो तकरीर में बहुत आगे हैं। सेनेटर को पूछें, वो तकरीर में बहुत आगे हैं। अभी आप ये हम इन कामों में आगे हैं कि मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। हमारा सेनेट का जो चेयरमैन है वो बिल पास करा रहा है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा और मेरे जो इतने जो है प्रिविलेजेस होने चाहिए, इतने पर्क्स में एंजॉय करूंगा। व्हाट एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अब इस किस्म की जब लीडरशिप आप एक्सेप्ट करेंगे तो कौम को क्या देंगे? आप तो कौम से ले रहे हैं। अच्छा, मैं ये सोचता था कि अपने लोगों के लिए कुछ सोचेंगे। जब चेयरमैन सेनेट लगे तो मैंने कहा एक होप मिली है उनको। बहुत सारे लोग होपफुल थे कि कोई कम से कम ऐसी लेजिस्लेशन होगी या उसका पार्ट बनेंगे। समाओ एक बड़ी पावरफुल जगह है आपको सेनेट का चेयरमैन, कि आप अपने एरिया के लिए और उनके जो इस किस्म के मसाइल हैं आपके ख्याल में उनको एड्रेस नहीं किया जाता होगा, इनको इन तक नहीं पहुंचाया जाता होगा, फिर भी समाओ उसके ऊपर कोई वो नहीं है। सर, वेस्टर्न इकोनॉमीज को छोड़ के, वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ के जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, आप अरब वर्ल्ड हैं, अरब में जो मोनार्क है, जो रूलर है, उसको अल्लाह ने इतना दिया हुआ कि उसको किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन उसके घर हाथ में कभी मैंने किसी रूलर के हाथ में एक्सपेंसिव घड़ी नहीं देखी। मैंने उसके पाँव में कोई एक्सपेंसिव जूता नहीं देखा। वो वही स्लीपर्स अपने पहनते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, कंदूरा अपना पहनते हैं। ठीक है, फिर मैं अब नेबरिंग कंट्रीज की बात करूंगा तो वो फिर दूसरी बात हो जाएगी जी। आप अफगानिस्तान को, आप इंडिया को, आप ईरान को दे दें, वो कौन सा एड्रेस पहनते हैं? यू हैव टू वेयर एंड स्पेंड नॉर्मल लाइफ लाइक ए कॉमन मैन, ताकि कॉमन मैन को इधर सबसे पहले जब लीडर बनता है वो कहता है यार दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव घड़ी कौन सी है जी। वो सूट वो प्राउडली बताएगा कि ये मैंने 5-10 लाख रुपए का सूट लेके पहना। दिस इज अनफॉर्चुनेट। आप एक गरीब कौम के लीडर हैं, यू हैव टू बिहेव द वे योर कॉम हैज। आप उस लेवल पे नहीं सोच सकते, उस लेवल पे चीजें नहीं कर सकते कि यार मैं बहुत बड़ी चीज हूं और लोगों को इम्प्रेस। लोग तो ऑलरेडी डरे हुए हैं, आप किससे डराएंगे जी? आप उनको ना डराएं, आप अल्लाह से डराएं। बहुत अच्छी बात है। तो अगर अल्लाह से नहीं डरेंगे फिर अल्लाह आपको ऐसा डराएगा कि फिर याद करेंगे। और वो हो रहा है, वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली वो विटनेस कर रहे हैं हम। लेकिन क्या कहें कि आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि ये जितना भी पॉलिटिकल टर्मोइल है ये इस वक्त रहा या पास्ट में जो कुछ हम देखते आए हैं। हम ये कल भी मैं एक प्रोग्राम में था तो ये बात कर रहा था कि हमने सीखा क्या इन तमाम चीज़ों से। ये जो सब कुछ हमारे साथ होता रहा उससे हमने क्या सीखा है। अभी तक बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि अगर 2000 के बाद से भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन रही है उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। वही चालें हैं, वही प्लेयर्स हैं, वही रोटेशन है। ऐसा लगता है कि वो रोटेशन पॉलिसी चल रही है। वेल, अब इसके ऊपर मज़ीद क्या कहा जा सकता है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वेरी थैंकफुल कि आपने वक्त दिया। मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और यकीनन ये वो मसाइल हैं जिनको हम तो एड्रेस करेंगे और ब्लंटली करते रहेंगे। इंशाल्लाह ये इस काम जारी रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। वेल नाज़रीन, ये हमारा पहला सेगमेंट था और बहुत सारे इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से मामलात हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। ये तो अर्बन इकॉनमी की है, जो शहरी इलाकों की जो इकॉनमी है, शायद इसके ऊपर तो बात होती है, लेकिन जो रूरल इकॉनमी है, जो देही इलाकों की इकॉनमी है, उसको कैसे बेहतर बनाना है, शायद इसके ऊपर भी बात कर ली जाए। बहरहाल सिलसिला जारी रखते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। दूसरा सेगमेंट हमारा जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।